Hello friends, I'm Sonu Kasana and this is my YouTube channel Sonu Kasana Educational. Let's do some science GK questions and our first question is त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। सही फॉर्मूला त्वरण ज्ञात करने का, एक्सेलरेशन ज्ञात करने का, तो हमारे पास ऑप्शंस आर ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू म्यू प्लस वी टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी और ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और ये हमारा फॉर्मूला कैसे मिलता है हमें, अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। हमारा ये फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू टी। तो ये बनता है हमारा कि आप यू टी नहीं, ये होता है हमारा u अपॉन टी। तो अब आप देखिए इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई। ओके, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब आप u को इधर आ जाइए, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूले से बनता है, ये गति का तीसरा समीकरण है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ के संवेग के और वेग में के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो संवेग जो होता है आपका वो होता है एम वी और वेग जो होता है वो होता है वी। और इनका अगर हम अनुपात निकालें यानी एम वी अपॉन वी, तो वी से वी कट जाता है, तो बचा क्या, एम। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, अगर अभी आपकी समझ नहीं आ रहा तो क्या वेग प्राप्त होता है, त्वरण, द्रव्यमान और बल। अगर आप समझ चुके हैं तो यस, करेक्ट आंसर ही द्रव्यमान प्राप्त होता है। ओके, एम ही द्रव्यमान होता है, किसी चीज़ के द्रव्यमान को एम कहते हैं, मास, MASS। ओके, MASS। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। चलिए ध्यान से देखिए, ऊर्जा का, रेखीय गति का, कोणीय गति का या बल का। बल का, कोणीय गति का, रेखीय गणित का या गति का या ऊर्जा का। तो कोणीय गति का आयाम होता है प्लांक के अचर में। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति का होता है। चलिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, बैठ करके झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा उसमें, आवर्तकाल में। आवर्तकाल का मतलब एक बार समझ लीजिए ध्यान से, जैसे ये झूला है तो ये ऐसे जो चलता है, ऐसे जो चलना होता है झूले का, आगे पीछे जैसे जो होता है, तो यहाँ से चल करके एक बार यूँ आकर के आने में इसे आवर्तकाल कहा जाता है। तो चलिए अब आपको पता समझ में आ गया होगा कि लड़की बैठी हुई झूल रही है और वो झूले पर खड़ी हो जाती है, तो आवर्तकाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, अपरिवर्तित रहेगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो बदल जाएगा, चाहे उसकी लड़की की हाइट कुछ भी रहे, तो उसका आवर्तकाल निश्चित रूप से ही कम हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। एक घूर्णन कर रही है एक गोल मेज, उस पर एक लड़का आकर के बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर से एक बार ऑप्शन सुन लीजिए, कुछ नहीं कहा जा सकता, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज कम हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके त्वरण 2 गुना हो जाता है। चली हुई वस्तु है, ठीक है, वेग को 2 गुना कर रहे हैं। अगर आपको वेग का यूज पता है वस्तु के चलने में, तो आप समझ जाएंगे। गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। ध्यान देखिए, भार 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, या त्वरण 2 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, है ना, तो आपको पता चल जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं बताता हूँ। अभी एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। तो हमारे दो ही ऑप्शंस बताए गए हैं कि द्रव्यमान परिवर्तनीय है जबकि भार स्थिर रहता है, या द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। तो करेक्ट आंसर सेकंड वाला है, ये वाला। अब आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, ठीक है 6 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, और उसका वेट जो है W वो है 60 किलोग्राम। तो बताइए चंद्रमा पर जाने पर उसके द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होगा। आप सब जानते हैं कि चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो करेक्ट आंसर ऐसे होगा, आपको ऑप्शन इस तरह से दे देगा 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट में आपको देगा 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, फिर दे देगा 6 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ये सबको पता होगा। इसे न्यूटन का कौन सा नियम है, बहुत आसान है। लेकिन चलो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो आपने ऑप्शन देख लिए, न्यूटन के 3 हैं और गैलीलियो का 1 है। गैलीलियो का तो नहीं है बिल्कुल 100%, न्यूटन के किसी एक नियम को कहते हैं ये, और ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से आता है। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, कोई वस्तु जब तक स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। शून्य और स्वतंत्र तो नहीं होता है, इनमें से देख लीजिए, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो करेक्ट आंसर है कि अनुक्रमानुपाती होता है। जी हाँ, देख लीजिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के से संबंध बल है क्रिया और प्रतिक्रिया। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, दोनों बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, और का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो आपने ऑप्शंस देख लिए, अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तभी तो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होगी। एक ही वस्तु पर लगे हों या भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं भी नहीं है, लगे ही होने चाहिए, 100% श्योर है। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक और बना लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है, यह है, ये कौन सा नियम है, बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय नियम है न्यूटन के, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तृतीय नियम होता है, सीधी सी बात है। तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, है ना। एवरी एक्शन हैज़ अ अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। कौन सा नियम लगता है तैरने में, सीधा सीधा क्वेश्चन है। पहला नियम लगता है, दूसरा नियम लगता है, तीसरा नियम लगता है, या उपरोक्त सभी लगते हैं। तो अभी हमने बताया कि किसी वस्तु पर, किन्हीं दो अलग अलग वस्तुओं पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो वो तीसरा नियम होता है। तो तीसरे नियम के हिसाब से ही ये तैरना बनता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ही करता है, बाह्य बल कार्य करता है। चलिए, न्यूटन का नियम है, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का, या गैलीलियो का। तो हम जानते हैं ये वैज्ञानिक न्यूटन का नियम है, सीधी सी बात है। चलिए,
बल की परिभाषा को उसके किसके आधार पर व्याख्याकित किया जा सकता है? बल की परिभाषा, बल क्या है? तो गति के पहले नियम से समझ सकते हैं इसे हम, दूसरे नियम से समझ सकते हैं, या गति के तीसरे नियम से समझ सकते हैं, या गुरुत्वाकर्षण नियम से समझ सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण तो इसमें नहीं है बिल्कुल भी। तो पहले दूसरे तीसरे नियम से, किससे नियम से समझा जा सकता है? बल को। तो बल को पहले नियम से समझा जा सकता है, जब कोई वस्तु जड़त्व में होती है और उस पर बाह्य बल लग करके उसे गति में कर देता है, तो वहाँ से बल समझा जा सकता है। चलिए, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो कोई भी चीज़ विरोध तब करेगी जब वह बिल्कुल गतिहीन हो, है ना। गतिहीनता उसे नहीं कहते, लेकिन जड़त्व, कुछ भार, अक्रियता, उसे कहते हैं जड़त्व। गतिहीन होती है और वो एक ही जगह पड़ी हुई हो, गतिहीन चीज़ें, या जड़त्व का नियम होता है वो, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो अभी हमने बताया था। अब इसमें जड़त्व देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम, तो सीधी सी बात है जड़त्व का नियम। चलिए जी, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर सकते हैं, बड़ा आसान और इम्पोर्टेंट है। तो अब आप देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, आप देखिए आपका आंसर सही आएगा या गलत आएगा। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल। तीसरा है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, और चौथा है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। एक बार फिर से देख लीजिए ऑप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल। अब आपने अपना क्वेश्चन आंसर सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। समझे? अगर आप ये क्वेश्चन आंसर सोच रहे थे कि घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि घोड़ा पृथ्वी पर जो बल आरोपित करता है वह उससे पृथ्वी को पीछे खींचने की कोशिश करता है, जिसमें वह सफल रहता है, और प्रतिक्रिया फलस्वरूप पृथ्वी घोड़े को आगे धकेलने का कोशिश करती है, और घोड़ा हल्का होने के कारण आगे धकेल भी जाता है। ये समझ में आ गया? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसका क्या कारण है? इसको किसके द्वारा समझ सकते हैं हम? तो ये एनडीए में आया था। न्यूटन का नियम पहला, दूसरा, तीसरा, या सापेक्षता सिद्धांत? बताइए, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, या तीसरा नियम? सॉरी, पहला नियम, गलती से वो टच हो गया, कोई बात नहीं। पहला नियम है, जड़त्व का नियम है। समझ लीजिए बस कि जड़त्व के नियम के कारण ही ऐसा होता है कि अब आप आगे बैठे हुए, मतलब झटका लगने पे आगे की तरफ, झटका लगने पे पीछे, और पीछे की तरफ झटका लगने पर आगे की तरफ गिरते हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की, तो रॉकेट भी ऐसे ही काम करता है कि जब फ्यूल तेज़ी से नीचे निकलता है तो वो रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलता है, तो जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है। तो ये हमें पता है कौन सा नियम है, पहला है ना, ये दूसरा है, तीसरा है, या आर्किमिडीज का सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत तो नहीं है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, सॉरी न्यूटन का तृतीय नियम। वहाँ पे वो द्वितीय नियम उसने लिखा था। ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये सारे नियम उसने क्रम से लिखे हों, जरूरी नहीं है, हम धोखा खा सकते हैं। तो न्यूटन का ये तीसरा नियम पहले नंबर पे लिख दिया, तो मतलब ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने होते हैं ना, तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा नियम कहाँ लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि पहला नियम पहले नंबर पे लिखा हो। चलिए जी, यदि यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका का कारण है? तो गिरने की आशंका द्रव्यमान संरक्षण नियम से, जड़त्वाघूर्ण से, विश्राम जड़त्व से, या गति का तीसरा नियम से? एक बार फिर सुन लीजिए, जड़त्वाघूर्ण से, द्रव्यमान का संरक्षण नियम से, विश्राम जड़त्व से, या गति का तीसरा नियम से? तो ये विश्राम जड़त्व के कारण होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अगर साइंस के अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।